गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर जिसमें कि हम उग्रवादियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने काफ़ी चीज़ें जो उनका अध्ययन कर लिया। लेकिन अब आगे की जो चीज़ें हैं हमारी उग्रवादी और उदारवादी जो है उनमें अलग अलग रास्ते जो इस प्रकार से थे, आखिर उनमें क्या क्या डिफरेंस रहा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम लोग उग्रवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करते हैं उदारवादी और उग्रवादियों के अलग अलग रास्ते। आखिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, आखिर ऐसे क्या क्या कार्य हुए जिसकी वजह से उदारवादी और उग्रवादी जो है उन दोनों के रास्ते जो अब अलग अलग हो गए थे। कि बंगाल विभाजन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उनसे कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी और उग्रवादी में पहले से विद्यमान विरोध जो था उसको और भी गहरा धक्का लगा। और बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोखले की अध्यक्षता में शुरू हुआ और बंगाल में बायकाट और स्वदेशी आंदोलन काफी जोरों पर था और सरकार का दमन चक्र और बर्बरता की सीमा को लांघ रहा था और कांग्रेस के बहुत से सदस्य क्रोधित और उत्तेजित थे। अतः सम्मेलन में हंगामे की आशंका थी और उदारवादियों और उग्रवादियों की पहली भिड़ंत प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत पर हो चुकी थी और उदारवादी उनके हार्दिक स्वागत का प्रस्ताव पास कराना चाहते थे। तिलक और लाजपत राय ने स्वागत प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया और गोखले के व्यक्तिगत अनुरोध पर लाजपत राय ने इस शर्त पर विरोध को त्याग दिया कि प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया हुआ नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद बंगाल के बायकट आंदोलन पर प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव में आंदोलन को कुचलने के सरकारी प्रयासों की निंदा की गई। लेकिन बायकट के संबंध में दोनों गुटों के बीच विरोध उभर कर सामने आ गया और उग्रवादी नेता बायकट और स्वदेशी आंदोलन को सारे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने खुले अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा कि वे बायकॉट के पक्ष में नहीं है और इस पर उग्रवादियों का भड़कना बिल्कुल स्वाभाविक था। और जवाब में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की एक मुख्य घटना यह रही कि अधिवेशन के सबसे पहले उदारवादियों ने अपने समर्थकों के साथ अलग बैठक की, क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने कुछ प्रस्ताव रखे थे लेकिन उदारवादियों के विरोध के कारण उनके प्रस्ताव पारित नहीं हो सके और अलग बैठक में दोनों पक्षों के तनाव को और भी अधिक बढ़ा दिया। उसके बाद में 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में कुछ महीने पहले ही उग्रवादियों ने तिलक अथवा लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की मुहिम शुरू कर दी थी, किंतु उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए बड़ी तिकड़मबाजी की और अयोध्या सिंह के शब्दों में कहा गया कि स्वागत समिति की राय लिए बिना ही उसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनने को लिख भेजा और 81 वर्ष के इस वयोवृद्ध नेता को तिकड़म में से मॉडरेटों ने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रवादियों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध करना ठीक समझा और फिर भी उग्रवादियों ने स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास करवा ले और दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण जो उसमें कुछ बातें लिखी कि आंदोलन करते रहना ठीक होगा। ब्रिटिश सरकार आंदोलन को बर्दाश्त करने की मानसिकता नहीं रखती है, फलतः निरंतर आंदोलन करते रहने का परिणाम यह होगा कि अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार झुक जाएगी। इसके अलावा आंदोलन लोकतांत्रिक, वैधानिक और उपद्रव से दूर रहने वाला हो और इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पास किए गए जिनमें से निम्न उग्रवादियों की नीति के अनुकूल रहे कि जब तक बंग विभाजन को समाप्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन अनवरत चलता रहे और दोनों बंगाल मिलाकर फिर से एक हो। इसके अलावा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार बरकरार रहे और सरकार की दमन नीति की घोर निंदा की जाए। दादा भाई नौरोजी की चुंबकीय अध्यक्षता तथा उनके लोमहर्षक व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस का यह अधिवेशन टूटने से बच गया, परंतु परिणाम सुखद नहीं हुआ क्योंकि दोनों दल अपने अनुकूल व्याख्या करते रहे और पुराने नेताओं के विरुद्ध कटु आंदोलन वर्ष भर चलता रहा। अगली बात आती सूरत की फूट। यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादी अपने प्रस्तावों को पारित करवाने में सफल हो गए थे, परंतु उदारवादी उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में को तैयार नहीं थे। अतः दोनों गुटों में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन पर कब्जा करने की प्रतियोगिता जो थी वो शुरू हो गई और कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन नागपुर में करने का निर्णय लिया गया और 22 सितंबर 1907 को कांग्रेस की स्वागत समिति की बैठक में दोनों पक्षों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि उदारवादियों ने कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में करने का विचार छोड़ दिया और अगले यानी कि अपने गढ़ सूरत में करने का फैसला किया। इसके अलावा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन दोनों के गुटों के यानी कि शक्ति परीक्षण का एक स्थान बन गया और उदारवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए रास बिहारी घोष जो उनका नाम रखा, किंतु उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय जो उनका नाम
रखने का निश्चय किया, परंतु कांग्रेस में उदारवादियों के बहुमत को देखते हुए लालाजी ने इस पद के लिए अपनी अनिच्छा जाहिर की। तब उग्रवादियों ने 12 साल के अश्विन कुमार दत्त का नाम रखा और अध्यक्ष पद के लिए रास बिहारी घोष का नाम भी प्रस्तावित और समर्थित होने के बाद ही तिलक ने 2 बार स्वागत अध्यक्ष के पास बोलने के लिए पर्चा भेजा, किंतु जवाब शून्य रहा और इसी बीच रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था और तिलक अब अपने आप को नहीं रोक सके और स्वयं सेवकों को ढकेलते हुए माइक अपने हाथ में ले लिया और संबोधित करने लगे। परंतु सुनता कौन था? चारों ओर कोहराम मच गया और गरम दल वाले कह रहे थे कि उन्हें सुना जाए और नरम दल वाले चीख रहे थे और तिलक बैठ गए और तिलक सभी की अवहेलना करते हुए बार बार यही रट लगा रहे थे कि उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, अतः उन्हें सुना जाए। इसके बाद एक साथ बहुत से उदारवादी उन पर टूट पड़े और पकड़कर खींचने लगे। तभी एक नोकदार मराठा जूता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो उनके गाल पर जा पड़ा और फिर उछलकर फिरोज शाह मेहता पर लगा। फिर तो सब जगह कहा जाता कि गड़बड़ मच गई और देखते ही देखते जूतम जुताई हो गई और कुर्सियां चल पड़ी और लाठियां चलने लगी और गाली गलौज और घूसबारी होने लगी और खून बहने लगा और पुलिस आ गई और वह उदारवादी और उग्रवादी दल के सदस्यों को कैसे पहचानती। अतः उसने सभी को हॉल से बाहर निकाल दिया और कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर दिया और यह 27 दिसंबर को घटना घटित हुई। और अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसके संपादक मोतीलाल घोष, BS चटर्जी, लाला हरिकृष्ण लाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की इस एकता को बनाए रखने के लिए काफी भागदौड़ की थी और तिलक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो गए यदि उन्हें अपना प्रतिवाद प्रकट करने का अवसर दिया जाए। परंतु उदारवादी नेताओं ने समझौते से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उनका अलग से सम्मेलन करने का निश्चय कर लिया और 28 दिसंबर 1907 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का नोटिस उदारवादी नेताओं को दे दिया गया और इस सम्मेलन में 1600 में से 900 सदस्यों ने भाग लिया और सम्मेलन में एक समिति को कांग्रेस का विधान बनाने का कार्य सौंपा गया ताकि उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस प्रकार से गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए और उदारवादी अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते रहे जबकि उग्रवादी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने लगे और उदारवादियों का रास्ता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग और समझौता, जबकि राष्ट्रवादियों का रास्ता था ब्रिटिश जो उसके साथ में संघर्ष। तो इस प्रकार से उग्रवाद और उदारवाद इन दोनों के बीच में फूट जो पैदा हो गई थी और दोनों अलग अलग हो गए। अब अगली बात आती है कि आखिर कांग्रेस की जो फूट थी, दोनों में जो फूट हुई उसके परिणाम क्या निकले थे कि कांग्रेस की इस फूट का ब्रिटिश सरकार ने पूरा फायदा उठाया और उग्रवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र जो था वो और भी तेज कर दिया और कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर लाला लाजपत राय ने पंजाब सरकार के लैंड एलियनेशन तथा कॉलोनाइजेशन कानूनों के विरुद्ध किसानों का जनमत तैयार किया और पंजाब के किसानों ने व्यापक प्रदर्शन किए जिससे अंग्रेजी शासन जो वो हिल उठा और उसने लाला लाजपत राय को बंदी बना लिया और भारत के सम्राट के प्रदेशों में खलबली मचाने के आरोप में बिना मुकदमा चलाए बर्मा के मांडले स्थान पर दुर्ग में उनके बंदी बनाकर रखा गया। इसके बाद विपिन चंद्र पाल जो उनको फांसा गया और जब 1907 में अलीपुर बम कांड के संबंध में श्री अरविंद की गिरफ्तारी हुई तो विपिन चंद्र पाल को साक्ष्य के लिए बुलाया गया, परंतु पाल ने जाने से इनकार कर दिया और उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में 6 महीने का कारावास दिया गया और बाद में पाल राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत से इंग्लैंड चले गए और 1908 से 1911 तक वहीं रहे और अब सरकार तिलक को कारावास में डालने का मौका ढूंढने लगी और केसरी में मुजफ्फरपुर बम कांड पर कुछ लेख प्रकाशित है जिसमें यह तर्क दिया गया कि यदि स्वतंत्रता के इच्छुकों से खुली सशस्त्र क्रांति संभव नहीं हो तो पराधीन जाति के सामने इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं बचता कि बम आदि का प्रयोग करे और इन्हीं अग्र लेखों के आधार पर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और न उनको अपने बचाव और पक्ष में कुछ कहने का मौका दिया गया। जज की सहायता के लिए एक जूरी बनाई गई जिसमें 7 यूरोपियन और 2 पारसी रखे गए थे और तिलक ने अपने मुकदमे की स्वयं तैयारी की और उन्होंने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का तर्क संगत भाषण द्वारा खंडन किया, परंतु फैसला तो पहले ही किया जा चुका था। उन्हें 6 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माने जो उसकी सजा दी गई और तिलक भारत की महाशक्ति था और सरकार भी जानती थी कि उसने किसी शेर जो उसको छेड़ा और पूरी शक्ति और चौकसी के बाद भी दुर्घटनाएं कहा जाता है कि नहीं टल सकी। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता में मुठभेड़ हुई जिनमें 15 व्यक्ति मारे गए और 40 लोग घायल हो गए और जनता को आतंकित करने के लिए 2 नए कानून जो है वो और बनाए गए। एक का नाम था एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट, जिसके द्वारा विस्फोटक पदार्थों को रोकने व उनके लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और दूसरे कानून का नाम रखा था इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस
एक्ट रखा गया और इसके द्वारा सरकार राजद्रोहात्मक मसूबों को कुचलना चाहती थी, परंतु इन दोनों कानूनों से निरंतर अराजकता और विद्रोहात्मक कार्रवाई जो थी और ज्यादा बढ़ती गई और नवयुवकों ने इन कानूनों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। और क्रिमिनल लॉ में किए गए संशोधन का परिणाम यह हुआ कि अब सरकार किसी भी संस्था को संदेह मात्र और गैर कानूनी करार कर सकती थी। और यह कहना ठीक होगा कि सरकार ने इस कानून से मिली अंधी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाया और ढाका के अनुशीलन समिति, मेमनसी सुहर समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधवा समिति आदि अनेक समिति संस्थाओं को गैर कानूनी करार दे दिया गया, जबकि ये समिति संस्थाएं अपना कार्य शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक पद्धति पर चलकर ही कर रही थी। और ये सब तब तक हुआ जब तक ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार थी, यानी उन लोगों की सरकार जिनसे हमारे उदारवादी नेताओं को बहुत आशाएं थी। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट जो उन्होंने भी कहा था कि सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखदपूर्ण घटना है और सरकार की इस दमनकारी नीति के कारण देश के नवयुवकों का खून खो उठा और उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम बनाने शुरू कर दिए और इस कारण से देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन जो उसका विकास जो हुआ। और इसके साथ ही हिंदू और मुसलमान जो इनमें भी आपस में क्या नाम है भेदभाव जो और ज्यादा बढ़ा। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस की फूट जो थी उसके बहुत ही भयंकर परिणाम जो हमें देखने को मिले थे।